हेलो गाइस, आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सेकंड चैप्टर में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमः। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं, इसके क्या परिणाम हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। अब ध्यान से बातों को समझना। आंसर, शॉक थेरेपी का अर्थ है सदमा पहुंचाकर उपचार करना, यानी कि आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी कि इलाज करना। इस मॉडल को विश्व बैंक, ध्यान समझना, इस मॉडल को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सोवियत संघ के और साम्यवाद के पतन के बाद तैयार किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी उद्योगों को निजी क्षेत्र में लाना था। शॉक थेरेपी का मुख्य उद्देश्य था सरकारी उद्योगों को निजी क्षेत्र में लाना। आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा होगा शॉक थेरेपी के बारे में कि यही बताया गया कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। ये तो एक भावनात्मक बात हो गई, लेकिन इसका मेन मोटो यही था कि सरकारी उद्योगों को निजी क्षेत्र में लाना। तो इसकी कुछ विशेषता थी। इसकी विशेषता इस प्रकार है। पॉइंट नंबर 1, उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी स्वामित्व की धारणा को अपनाया जाए, यानी कि अब उत्पादन पे, वितरण पर अब निजी प्रणाली को अपनाया जाए, निजी स्वामित्व को अपनाया जाए। पॉइंट नंबर 2, सरकारी संपदा का तुरंत निजीकरण किया जाए। सरकारी संपदा का तुरंत निजीकरण किया जाए, यानी कि जिस देश की सरकार के पास जो भी उद्योग धंधे होते हैं, वो सरकार अपने उद्योग धंधों को जो वो खुद चला रही होती है उनको निजी क्षेत्र में दे, यानी कि निजी प्राइवेट लोग उनको चला सके। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है। पॉइंट नंबर 3, मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया जाए। मुक्त व्यापार का अर्थ है सरकार उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण ना रखे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सरकार उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण ना रखे। इसको क्या कहते हैं? मुक्त व्यापार की नीति कहते हैं, यानी कि सरकार का रोल हो ना के बराबर हो। जैसे मैं अमेरिका की बात करूँ तो अमेरिका एक पूंजीवादी देश है, तो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर 90% है, सरकार का 10% ही हस्तक्षेप है। यहाँ भारत की बात अगर मैं करूँ तो भारत के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 50-50% हम कह सकते हैं कि 50% सरकार के हाथों में उद्योग धंधे हैं, तो 50% निजी कंपनी यानी कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में उद्योग धंधे हैं। लेकिन जब सोवियत संघ की बात करी जाती है तो सोवियत संघ में आपने पढ़ा ही है कि सुई से लेके हवाई जहाज तक का निर्माण किनके हाथों में था? सरकार के हाथों में था। तो ये जो शॉक थेरेपी था, इसी विचारधारा को बदलना था, यानी कि जो 100% सरकार के हाथों में उद्योग धंधे थे उनको निकाल कर अब निजी सेक्टर में लाना था, यानी कि उस देश का विकास करने के लिए उनको निजी सेक्टर में देना जरूरी था। तो यहाँ पे ये बात कह रहा है कि अगर निजी सेक्टर पे दिया जा रहा है तो सरकार का कम हस्तक्षेप होना चाहिए। ये पॉइंट थोड़ा लंबा हो गया। पॉइंट नंबर 4, कृषि के क्षेत्र में सरकारी खेती को छोड़कर निजी खेती पर जोर दिया जाए। यानी कि आप लोग समझ गए होंगे कि शॉक थेरेपी का सिर्फ एक ही मोटो था कि किस तरीके से उद्योग धंधों को निजी क्षेत्र में कन्वर्ट कर दिया जाए। पॉइंट नंबर 5, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करके विकास किया जाए। सिंपल है। पॉइंट नंबर 6, पश्चिमी देशों के साथ व्यापक संबंध बढ़ाए जाए। और वो क्यों बढ़ाया जाए? सिर्फ व्यापार के लिए। तो ये थी विशेषता। पहले हमने पढ़ा अर्थ शॉक थेरेपी का, फिर विशेषता। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। अब इसमें एक और चीज़ बात आती है, शॉक थेरेपी के परिणाम। मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए कहा है क्योंकि ये 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है या 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अगर ये 4 मार्क्स में पूछता है तो 4 मार्क्स में अर्थ के साथ
कह देगा कि शॉक थेरेपी का अर्थ बताते हुए आर्थिक परिणाम बताओ या सामाजिक प्रभाव बताओ या राजनीतिक व संवैधानिक संकट के बारे में बताओ, इस तरीके से पूछ सकता है। तो हम इसको पूरा करेंगे, 4 मार्क्स में आए या 6 मार्क्स में आए। तो स्टार्ट करते हैं। शॉक थेरेपी के परिणाम, पहला पॉइंट आर्थिक परिणाम। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान समझना। शॉक थेरेपी से सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। जब सोवियत संघ ने शॉक थेरेपी को अपनाया तो उसकी जो अर्थव्यवस्था थी क्या हो गई, चरमरा गई, क्योंकि कारखानों को एकदम से निजी क्षेत्र में लाना आसान नहीं था। सभी उद्योगों को सरकार के हाथों से जब निजी हाथों में दिया गया तब उन्हें बहुत कम कीमत पर बेच दिया गया। शॉक थेरेपी को अपनाकर और उसके ऊपर जल्द कार्रवाई करना आसान बात नहीं था। सोवियत संघ ने सबसे बड़ी गलती यही करी। जब सोवियत संघ ने शॉक थेरेपी को अपनाया और अपने विकास के लिए वो जल्दबाजी दिखाने लगे और अपने उद्योग धंधों को निजी सेक्टर में कन्वर्ट करने लगे तो अपनी मशीनरी को बेचना पड़ा और वो कम औने पौने दामों पर उन्होंने अपनी मशीनों को बेचा। और जब उन्होंने बेचा तभी इस बिक्री को कहा गया गराज सेल, यानी कि महा बिक्री कहा गया था। सेकंड पॉइंट नंबर बी, सामूहिक खेती को समाप्त करने के कारण फसल का उत्पादन कम हो गया। एंड पॉइंट नंबर सी, कीमतें बढ़ गईं और सकल घरेलू उत्पाद गिर गया तथा रूस की मुद्रा रूबल में भी गिरावट आ गई। यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूस की मुद्रा का नाम बताओ। तो रूस की मुद्रा का नाम है रूबल, याद रखना। तो ये थे आर्थिक परिणाम जब सोवियत संघ ने शॉक थेरेपी को अपनाया था। अब इसका एक और पॉइंट है सामाजिक प्रभाव, कि सामाजिक प्रभाव क्या पड़े। पॉइंट नंबर ए, सोवियत संघ में सरकार गरीबों को मुफ्त शिक्षा, चिकित्सा आदि देती थी। सही बात है, क्योंकि हर चीज़, हर काम सरकार ने अपने हाथों में ले रखा था। परंतु शॉक थेरेपी के कारण सामाजिक सुविधा, थोड़ा सा कटिंग है, ध्यान से देख लेना, सुविधा समाप्त हो गई। जब शॉक थेरेपी को अपनाया गया तो सरकार जिस प्रकार की सुविधाएं जनता को दे रही थी वो सुविधाएं क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो ये एक पहला सामाजिक प्रभाव पड़ा सोवियत संघ के अंदर शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद। पॉइंट नंबर बी, निजी संपत्ति बढ़ने के कारण अमीरों और गरीबों में खाई बढ़ गई। पहले सोवियत संघ के अंदर सभी व्यक्ति सामान्य थे, लेकिन शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद अमीर और गरीब की खाई बढ़ गई। पॉइंट नंबर सी, बौद्धिक कामों से जुड़े हुए लोग बिखर गए और दूसरे देश चले गए। अब रोजगार उनको नहीं मिल पा रहे थे, जिसके कारण उन लोगों ने दूसरे देश का रुख अपनाया। तो ये थे हमारे सामाजिक प्रभाव। एंड लास्ट एंड फाइनल इसका जो थर्ड पॉइंट है, राजनीतिक और संवैधानिक संकट की शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद क्या हुआ, एक्सप्लेन करेंगे इसको। रूस के राष्ट्रपति येल्त्सिन की लोकप्रियता कम होने लगी। 1994 में चेचन्या में संघर्ष छिड़ गया और रूस में आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। तो सोवियत संघ को शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ा। हालांकि सोवियत संघ सिर्फ ये चाहता था कि हम शॉक थेरेपी को अपनाकर अपने देश का जल्द से जल्द विकास कर सकें, लेकिन असंभव बात थी। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटी सी बात कहूँ, आप लोग अभी 2021 में आर्ट्स के पेपर दोगे
अभी आप लोगों को सरकार ये कहे कि नहीं, आर्ट्स को ख़त्म करके आप लोगों को कॉमर्स का पेपर देना है, तो आप ही बताओ आप कैसे करोगे? चरमरा जाओगे, आप परेशान हो जाओगे कि हम अब करें तो क्या करें। वही सिचुएशन थी सोवियत संघ की। सोवियत संघ को ऐसा लगा कि नहीं, हम अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को अगर प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो पश्चिमी देशों की तरह हम भी अपना विकास कर सकते हैं। तो बिल्कुल अच्छा कॉन्सेप्ट इन लोगों ने लिया था, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप करते तो बात समझ में आती, जैसे कि चीन ने किया। चीन भी तो साम्यवादी व्यवस्था को उसने अपनाया हुआ था, मगर चीन ने अपने उद्योग धंधों को जब निजी सेक्टर में लाना शुरू किया तो स्टेप बाय स्टेप यानी कि चरणबद्ध तरीके से लाना स्टार्ट किया। यानी कि पहले कुछ उद्योगों को उसने प्राइवेट सेक्टर में लेके आया, उससे मुनाफा देखा, प्रॉफिट देखा कि हाँ उससे प्रॉफिट हो रहा है, तो उसने फिर अन्य उद्योगों को प्राइवेट सेक्टर में ऐड करना स्टार्ट किया। और यहाँ पर सोवियत संघ ने सबसे बड़ी गलती कर दी। क्या कर दी कि पूरे की पूरी अर्थव्यवस्था को प्राइवेट सेक्टर में झोंक दिया, जो सबसे बड़ी गलती थी सोवियत संघ की। इसलिए सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। तो आशा करता हूँ शॉक थेरेपी के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको पढ़ लेना। मेरी लैंग्वेज तो आप लोग देख ही रहे हो कि किस तरीके से मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ। आप लोगों को क्वेश्चन आंसर तो याद करना ही है। आप मार्केट से किसी ना किसी हेल्प गाइड को तो ज़रूर ही खरीदोगे। अगर आप लोगों को मेरे नोट्स की लैंग्वेज अच्छी लग रही है और क्वेश्चंस के आंसर अच्छे आप लोगों को मिल रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे नोट्स में से पढ़ें, अन्यथा आपके पास तो मार्केट में बहुत सारी बुकें अवेलेबल हैं। अगर मेरे नोट्स की लैंग्वेज अच्छी लग रही तो प्लीज़ अपने यार दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि मैं हर चैप्टर के हर क्वेश्चंस को आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं इजी लैंग्वेज में। प्लेलिस्ट में जाओ, चैप्टर को उठाओ और सारे क्वेश्चन आप लोग वहां से देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय